ट्यूशन फीस की बात करें जो आज के दिन 25 लाख है, वो अगले 18 साल में वो बढ़ के हो जाएगा। अगर आज के दिन आप 20 लाख रुपए में भी अगर शादी कर रहे हैं तो उसका कॉस्ट भी तकरीबन बढ़ के हो जाएगा आज के रेट में। एटीएम में बच्चों को लगता है एटीएम से तो कितने ही पैसे निकाल लो, जब भी पापा से पैसे मांगते हैं तो एटीएम में जाते हैं, वहाँ फट से पैसे मिल जाते हैं। हम फौजी लोग अपने बॉर्डर पर तैनात रहते हैं और अपने काम को बहुत अच्छी तरह करते हैं, लेकिन जो हमारी फाइनेंशियल लाइबिलिटीज होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, उस पर हम जनरली खरा नहीं उतर पाते, उस पर हम ध्यान नहीं देते। Finvision. Best decision. जय हिंद दोस्तों, फिनविजन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हर फौजी पेरेंट्स की नींद उड़ा देता है। मैंने एक रिपोर्ट पे पढ़ा है कि 2009 में आईएम से एमबीए की पढ़ाई का खर्चा 5 लाख में हो जाता था, अब वो बढ़कर 28 लाख हो गया है। इसका मतलब है प्रीमियम एजुकेशन की कॉस्ट 10 से 12% की रेंज से बढ़ रहा है, जो कि आम महंगाई से काफी ज्यादा है। ऐसे में चाइल्ड की फाइनेंशियल प्लानिंग करना हर पेरेंट का एक इम्पोर्टेंट स्टेप होता है, और इसी से रिलेटेड कुछ सवाल है जो कि हम डिस्कस करेंगे कर्नल संदीप मेलवार से, कैसे हम चाइल्ड एजुकेशन और उनका फ्यूचर प्लान करें। तो मिलते हैं सर से। जय हिंद सर, वेलकम टू द शो। जय हिंद अमिता, ऑलवेज गुड टू बी हियर। सर, अगर इन्फ्लेशन इसी ही रेट में बढ़ता रहा तो 2026 में जो बच्चे पैदा हुए हैं तो कॉलेज में आते वक्त तो उनकी एजुकेशन की कॉस्ट करोड़ों में हो जाएगी, जबकि फौजियों की सैलरी फिक्स होती है, तो वो कैसे इस महंगाई का सामना कर पाएंगे? बिल्कुल अमिता, हम फौजी लोग अपने बॉर्डर पर तैनात रहते हैं और अपने काम को बहुत अच्छी तरह करते हैं, और बॉर्डर प्रोटेक्शन, नेशनल सोवरेनिटी को बचाने का काम अच्छी तरह करते हैं, लेकिन जो हमारी फाइनेंशियल लाइबिलिटीज होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, उस पर हम जनरली खरा नहीं उतर पाते, उस पर हम ध्यान नहीं देते। आइए इसी पे बात करते हैं, और आज हम कोई मोटिवेशनल टॉक नहीं देने वाले, एक प्योर मैथ्स बताएंगे कि आप कैसे अपने लाइफ गोल्स, जिसमें एजुकेशन गोल आता है, उनको कैसे पूरा कर सकते हैं। हम आपको बताएंगे कि अपना कैसे एक राइट कॉम्बिनेशन ऑफ डीएसओपी, रिटायरमेंट बेनिफिट्स और सेविंग्स को मिलाकर कैसे आप अपने लाइफ के सारे गोल्स को अचीव कर सकते हो, क्या क्या आपको करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। और लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एक ज्वेलर्स ट्रैप होता है, उससे आप कैसे बच सकते हैं, जिसमें जनरली लोग जो पेरेंट्स होते हैं उसके चंगुल में आ जाते हैं, और कैसे उससे बचना है। आइए डिस्कस करते हैं। बिल्कुल सर। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात शेयर करना चाहूंगा कि हम आर्मी और डिफेंस फोर्सेस के ऑफिसर्स और जवानों के वेलफेयर के लिए, उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए रेगुलर वीडियोस शेयर करते रहते हैं, और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उन पे हमने बहुत सारे वीडियो बनाए हुए भी हैं। इस जानकारी को टाइमली प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, और इनको बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका बेनिफिट उठा सकें। अगर आपका कोई ऐसा टॉपिक है जो आप कवर करना चाहते हैं, उसके बारे में हमें लिखेंगे तो हम उस पर भी अगली बार वीडियो बना देंगे। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवर चैनल विद द आर्म्ड फोर्सेस फ्रेटर्निटी एंड हेल्प देम बेनिफिट। अब इस टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं, आगे की डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि एक बच्चे को बड़ा करने में एक्चुअल कॉस्ट कितनी पड़ जाती है? बिल्कुल अमिता, कोई भी रास्ता, कोई भी सॉल्यूशन की तरफ चलने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हम कहाँ पे हैं, क्या आगे की जर्नी होगी। इसके लिए हमें स्टार्ट करना चाहिए, एक कॉस्टिंग शीट बनाना चाहिए कि भाई हमें किस किस स्टेप में बच्चा गुजरता है जब तक पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो स्टार्ट करते हैं जीरो से। जब बच्चा पैदा होता है, हाँ जी, तब से ही पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट हो जाती है, खर्चे स्टार्ट हो जाते हैं। तो जब बच्चा पैदा ही होता है, क्योंकि हम आर्मी वाले हैं, डिफेंस फोर्सेस में हैं, तो हम लकी हैं, एमएच वगैरह में वो जनरली डिलीवरी फ्री हो जाती है। लेकिन अगर हम इसी को बाहर देखें, टीयर 1 सिटीज़ में तो काफ़ी बढ़ जाता है, इवन टीयर 2 सिटीज़ में जो है उसका कॉस्ट तकरीबन 2 लाख रुपए तक आ जाता है। सो दिस इज एट द बर्थ टाइम। जैसे ही वो 3-4 साल का होगा, आपको उसको स्कूल में डालना है, तो स्कूलिंग 12 साल चलेगी, 12th तक। तो 12th तक की स्कूलिंग का खर्च, अगर हम आर्मी स्कूल में, क्योंकि हम लकी होते हैं जहाँ भी हम जाते हैं, बोर्ड फील्ड एरिया हो या पीस एरिया हो, आर्मी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, तो उसमें भी कॉस्ट तो आता है, ऐसा नहीं है कि वो फ्री है। तो तकरीबन 15 से 20 हजार उसकी क्वार्टरली फीस होती है,
और बाकी खर्चे भी होते हैं, तो कुल मिला के 50,000 से 1 लाख रुपए तक का आपका खर्चा आ जाता है। बिल्कुल। ये है आर्मी स्कूल्स में। अगर हम सेम चीज को सिविल में देखें, प्राइवेट स्कूल में देखें, वहां पे यही खर्चा बढ़ के 2 से 3 लाख रुपए अमूमन तौर पे हो जाता है। तो ये अगले 12 साल चलेगा टिल 12th। हाँ जी। 12th में जैसे ही बच्चा क्रॉस करेगा या जैसे ही बच्चा पास होगा तो उसको ग्रेजुएशन की पढ़ाई में खर्च करना होता है। तो ग्रेजुएशन की पढ़ाई में देखें तो आज के दिन अमूमन तौर पर 20 से 25 लाख में आपका जो है इंजीनियरिंग फीस है। प्राइवेट कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो वहाँ पे इंजीनियरिंग की पढ़ाई तकरीबन 20 से 25 लाख रुपए में 4 साल का पूरा होता है। अगर आप टोटली सरकारी खर्चे पे जा रहे हैं, जैसे कि IITs में, NITs में जा रहे हैं, तो 15 से 20 लाख है। अगर आप JEE के थ्रू भी जा रहे हैं और JEE के थ्रू आप बाकी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाएंगे, जैसे बिरला में जाएंगे, थापर में जाएंगे, तो ये 25 से 30 लाख रुपए तक हो जाता है। अच्छा। तो ये है ट्यूशन फीस। केवल ट्यूशन फीस से काम नहीं चलता, इसके साथ में आपको हॉस्टल फीस भी देनी पड़ेगी। वो तकरीबन 12,000 से 20,000 रुपए तक है, डिपेंडिंग ऑन दी सिटी दैट योर चाइल्ड इज स्टडिंग। पर मंथ वो भी हो जाती है, तो 2 से 2.5 लाख रुपए हर साल के, वो तो 10 लाख वो, तो तकरीबन 25 लाख से 40 लाख की आपकी कॉस्टिंग आ जाती है ग्रेजुएशन में। इसमें मैथ्स का भी वो हो जाता है। हाँ, उसमें खाना खर्चा रहना और वो है, और आना जाना और बाकी खर्चे अलग से आएंगे। तो तकरीबन 30 लाख रुपए आप लेके चलो, ये आज है। अच्छा। अगर आज आपका बच्चा पैदा हो रहा है जैसे 2026 में, तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी तकरीबन 18 साल के बाद। तो 18 साल में यही पढ़ाई बढ़ के, तो अगर हम ट्यूशन फीस की बात करें जो आज के दिन 25 लाख है, वो अगले 18 साल में 10 से 12% का अगर हम इन्फ्लेशन उसमें लगाएंगे, जो कि नॉर्मल एजुकेशन इन्फ्लेशन है, वो बढ़ के 2 करोड़ हो जाएगा। अच्छा। उसके बाद अगली रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है चाइल्ड मैरिज, एंड स्पेशली इंडियंस में और हमारी फैमिलीज में होता है, गर्ल्स की मैरिज में थोड़ा ज़्यादा खर्च होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि लड़कों की शादी में कम खर्च होता है, लेकिन चलो गर्ल्स का हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर आज के दिन आप 20 लाख रुपए में भी अगर शादी कर रहे हैं, तो शादी तो होगी तकरीबन 25 साल में। बिल्कुल। तो उसका कॉस्ट भी तकरीबन बढ़ के 3 करोड़ हो जाएगा आज के रेट में। ओह, काफी हो जाएगा। तो ये आपको खर्चा है कि अगले 20 साल में तकरीबन आपको 2 से 2.5 करोड़ रुपए का बंदोबस्त करना है, और बच्चे के ऊपर खर्च हो जाता है। मतलब यानी कि मोटा मोटा 2 से 3 करोड़ चाहिए अगले 15 से 20 साल तक। यस, बिल्कुल 2 से 3 करोड़ चाहिए अगर आपको बच्चे को एक अच्छी एजुकेशन देनी है, एक स्टैंडर्ड की एजुकेशन देनी है, इतना तो चाहिए। अच्छा। और ये पैसा सारा सेविंग से तो नहीं बनेगा। हाँ जी, आपने उससे तो नहीं। स्मार्टली इन्वेस्ट करना पड़ेगा और प्लान करके इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल सर, मैंने ये अक्सर देखा है, खुद मैंने अपने घर में भी यही देखा है कि जब बच्चा पैदा होता है तो इंश्योरेंस वाले आ जाते हैं और वो कहते हैं कि चाइल्ड इंश्योरेंस ले लो, आपके बच्चे की लाइफ बन जाएगी। तो क्या ये सही है? यस, ये हमने भी अपने घर में पाया है और घर में काफी लोगों ने चाइल्ड पॉलिसीज ली हुई है। इससे आपका बच्चे की एजुकेशन सो कॉल्ड उस टाइम पे लगता है कवर हो जाती है, लेकिन एक्चुअली कवर नहीं होती है, और ये ट्रैप है। अच्छा। जिससे हमें बचना चाहिए। ओके। वो ये तो जरूर बोलते हैं कि आप आज से छोटी छोटी किस्तों में 18 साल पैसे दीजिए और 20, 22, 24 और 26 साल में आपको वो पैसे मिल जाते हैं, जनरली ये प्लान होता है। हाँ जी, यही बोलते हैं। लेकिन उसमें कभी ये नहीं बताते कि आपका जो उसमें रिटर्न आएगा इन्वेस्टमेंट पे कुल 4 से 5% होगा। अच्छा, बस इतना ही? करेक्ट। तो जैसे कि मैं अपने घर में मेरे भाई ने एक पॉलिसी ली थी, LIC का एक प्लान है, ठीक है। तो उसमें उन्होंने जो है 1876 रुपए पर क्वार्टर देते थे। ओके। ठीक है, वो देते देते 18 साल तक उन्होंने किस्त दी। तो उनको मिला क्या, वो LIC का प्लान था, उसका प्लान का मैंने डिटेल ROI निकाला, जिसको हम दूसरे वीडियो में भी सब्सिक्वेंटली डिस्कस करेंगे। एक्सक्लूसिवली एक वीडियो बनाना पड़ेगा। ओके। पर उसमें मोटा मोटा ये है कि उसमें जब उनको अगर उस पैसे को 1876 रुपए की जो किस्त थी उसको अगर हम SIP मोड में डालते क्वार्टरली, तो उसमें अगर 5% रिटर्न भी बन रहे होते तो 18 साल तक वो 2 लाख की वैल्यू हो गई होती। हाँ जी। और उनको वो 26 साल तक जो पैसे मिलेंगे उसमें टोटल 2 लाख भी नहीं मिलेंगे। तो ये था उसका ROI, जो कोई नहीं बताता है। हाँ जी। वो लगता है कि 1800 रुपए ही तो दे रहे हैं पर 3 महीने में, और आपको लाखों रुपए मिलेंगे जब आप 20 साल के बाद। तो लेकिन ROI 5% ही होता है, तो उसको बिल्कुल भी ऑप्टिमम नहीं है। वो तो इन्फ्लेशन भी बीट नहीं कर रहा। करेक्ट। तो उसके लिए आपने एक्चुअली करना क्या है, आपने बच्चे की, अगर बच्चा हुआ है घर में,
तो आप उसमें इंश्योरेंस लो खुद का, टर्म इंश्योरेंस, जिससे कि आपको उसके आपको कुछ हो गया तो सोर्स ऑफ इनकम चली जाएगी फैमिली का, तो फैमिली को इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा। तो वो इंश्योरेंस अपना लेना चाहिए और बच्चे के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए, और इन्वेस्ट में कॉम्बिनेशन बनाना चाहिए कुछ, क्योंकि हमारे पास आर्मी वाले होते हैं तो हमारे पास DSOP है, अच्छी स्कीम है, थोड़ा पैसा उसमें लगाइए और थोड़ा पैसा मार्केट लिंक इंस्ट्रूमेंट जैसे कि म्यूचुअल फंड वगैरह में इन्वेस्ट करके आप बच्चे का फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। यहीं पे एक रूल नंबर 1 है फाइनेंशियल प्लानिंग का, इन्वेस्टमेंट का, कि कभी भी इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को मिक्स मत करो। ओके। तो इंश्योरेंस को अलग रखो, इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्टमेंट अलग। को अलग रखो। तो सर सही स्ट्रेटेजी क्या है? एक जवान और ऑफिसर अपनी सैलरी से 1 करोड़ कैसे बनाए? यस, तो उसके लिए अपने पैसे को पूरा रिस्क पे भी नहीं डालना है और पूरा प्रोटेक्ट भी नहीं रखना है। तो हाइब्रिड स्ट्रेटेजी हमें लगानी चाहिए, जिसमें कि हम कुछ पैसा सेफ स्कीम्स में लगाएं और कुछ ग्रोथ स्कीम्स में, जिसमें कि जैसे मैंने बताया, जब हमारे पास PF होता है, DSOP होता है ऑफिसर्स के, उसमें तो कुछ पैसा DSOP में डालें, क्योंकि वहाँ पे आपको जब आप इन्वेस्ट कर रहे होते हो तो आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है, और जो पैसा जो मैच्योर होके मिलता है वो भी टैक्स फ्री होता है, और उसका रेट ऑफ रिटर्न भी ठीक ही है, दैट इज 7.1% चल रहा है आज के दिन, जो कि कभी बढ़ जाता है, इन्फ्लेशन बढ़ जाता है तो वो कभी घट भी सकता है, लेकिन 7.1 है आज के दिन, जो कि नॉर्मल FD से तो काफी अच्छा है। हाँ जी। कुछ उसको सब्सक्राइब करें, 1.5 लाख तक आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको टैक्स बेनिफिट भी पूरा मिलेगा, और अपर लिमिट 5 लाख है, उसमें करें, और बाकी को म्यूचुअल फंड्स मार्केट इंस्ट्रूमेंट में डालें, एग्रेसिव स्कीम्स में डालें, वो जहाँ पे आपको ग्रोथ मिलेगा। तो हाइब्रिड स्ट्रेटेजी करनी है। क्यों इस पैसे पे रिस्क ले सकते हैं? क्योंकि ये आपका बच्चे का पैसा है जो अभी पैदा हुआ है, 2-4 साल का है, तो आपके पास उसकी एजुकेशन के लिए 12th के बाद जो आएगी काम, तो आपके 10-12 साल हैं, तो आप एग्रेसिव एसेट्स में डाल सकते हैं। हमें टाइम भी मिल जाता है, लंबा टाइम। करेक्ट। सर अगर 1 करोड़ की वैल्यू जैसे इकट्ठी करनी है तो वो कैसे शुरुआत करें, कैसे वो स्कीम में लगाए? बिल्कुल। तो जैसे कि आपका बच्चा छोटा है या अभी हुआ है, तो उसको 18 ईयर्स की एज होगी तब, तो आपके पास 15 से 18 साल हैं, उसको एजुकेशन के लिए, ग्रेजुएशन की बात कर रहे हैं, तो उसको 1 करोड़ रुपया चाहिए, तो वो कैसे जा सकता है उसका मैं आपको स्पेसिफिक आंसर बताता हूँ। तो कुछ पैसा, मान लीजिए आप फौज में जवान हैं, हाँ जी, और अगर ऑफिसर को भी कैलकुलेट करना है तो उसी प्रोपोर्शन में वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसमें जो हाइब्रिड स्ट्रेटेजी जो मैंने बताया उसको कैसे अप्लाई करना है, उसको मान लीजिए आप 20,000 रुपये बचा पा रहे हैं, 20,000 में से 10,000 डालिए आप DSOP में या PF में। ओके। तो वो सेफ भी है और ग्रोथ भी देगा आपको, 7.1% से ग्रो हो रहा है। बिल्कुल। और 10,000 पर मंथ डालिए आप अच्छे से म्यूचुअल फंड स्कीम में। ओके। तो उसमें आप देखेंगे कि जो 10,000 पर मंथ ग्रोइंग एट 7.1% प्लस 10,000 पर मंथ मार्केट के रिटर्न हम 12% तो मान ही सकते हैं। हाँ जी। तो 12-13% अगर वो ग्रो हो रहा है तो 18 साल के बाद आप देखेंगे कि दोनों में तकरीबन आपके पास 90 lakhs to 1 करोड़ का कॉर्पस हो जाएगा। ओके। तो इसमें आपका 1 करोड़ कॉर्पस हो गया जो बच्चे की एजुकेशन में यूज हो सकता है। बिल्कुल। यस, आज का 1 करोड़ और उस दिन का 1 करोड़ की वैल्यू अलग है, इन्फ्लेशन, क्योंकि उसकी 1 करोड़ की वैल्यू नहीं होगी, कम होगी, लेकिन उससे आपका नॉर्मल एजुकेशन आराम से हो सकता है। सर जब बेटी पैदा होती है तो शादी के लिए गोल्ड स्कीम में पैसा डालते हैं, ज्वेलर्स के पास जाते हैं, तो ये क्या सही है? देखो, अगर बेटी पैदा हुई है आपके पास, आप लकी हैं, उसके लिए आंख बंद करके आपने सुकन्या समृद्धि योजना है, तो उसमें डालिए आप 1.5 लाख रुपए तक हर साल डाल सकते हैं। और आप 1.5 लाख रुपए डालते रहे तो 21 साल में वो अमाउंट बढ़ के आपको 70 लाख के करीब मिलेगा, क्योंकि इसमें मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट मिल रहा है जो कि 8.2% है और टैक्स फ्री है। तो आंख बंद करके सुकन्या समृद्धि स्कीम में आपने पैसा लगाना चाहिए, 1। दूसरा, यस, बार बार ऑफर आते रहते हैं, और कभी भी ज्वेलरी शॉप में जाओ, मोबाइल खोलो तो ज्वेलर्स का ऑफर आता है कि आप 10-10 हज़ार रुपये 11 महीने डालिए, 12वें महीने की किस्त हम देंगे और आप 1,20,000 का गोल्ड खरीद सकते हैं। वो देखने में बड़ा टेम्पटिंग लगता है कि 8 से 9% के रिटर्न्स मिल रहे हैं, बट एक्चुअल रिटर्न्स ही 4 से 5% होते हैं। और वो स्कीम में ऐसा नहीं है कि आपने 10-10 हज़ार रुपये
11 महीने दिए और आपको 1,20,000 मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। उसके बदले आपको गोल्ड लेना पड़ेगा। जब आप गोल्ड लोगे हाँ जी, तो उसमें मेकिंग चार्जेस 20% तक होते हैं। बिल्कुल तो जितना आपने इधर बचाया नहीं उससे डबल तो आपने पैसे मेकिंग वहाँ- चार्जेस में दे बिल्कुल। दिया। तो वो स्कीम ऑप्टिमम तो नहीं होती। तो उसके बजाय क्या करें? देखो गोल्ड बढ़ भी अच्छी तरह रहा है और गोल्ड से हमारा नाता तो लंबा है। तो गोल्ड हमें लेना है और लेना चाहिए क्योंकि लाइफ तो सेलिब्रेट करने के लिए है। तो क्या करें? अगर आपने गोल्ड में इन्वेस्ट ही करना है तो गवर्नमेंट के बॉन्ड आते थे, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, हाँ जी, उसमें आप इन्वेस्ट करते तो उसमें आपको गोल्ड का रिटर्न भी मिलता और 2.5% का आपको टैक्स फ्री गेन्स भी मिलता हर साल। ओके, पर अनलकीली वो आजकल नहीं आ रहे हैं, लेकिन जब भी वो आए आंख बंद करके उसमें इन्वेस्ट करिए। दूसरा है, इसके सिवाय अगर आपने गोल्ड लेना ही है या बच्चे के नाम से गोल्ड इन्वेस्ट करना है तो आप गोल्ड ETF में जा सकते हैं, गोल्ड फंड्स में जा सकते हैं, वो बेटर होगा जहाँ पे आपको मार्केट रेट मिलेंगे और अननेसेसरली का खर्चा नहीं होगा। कुछ लोग ये भी करते हैं कि गोल्ड फिजिकल गोल्ड खरीद लेते हैं। यस, वो भी अच्छा है, लेकिन फिजिकल गोल्ड की अपनी खसूसियतें होती हैं जो आपको पता होना चाहिए कि जब आप खरीदोगे GST देना पड़ेगा 3%, हाँ जी, तो वो तो कॉस्ट हो गया। दूसरा, उसमें प्योरिटी के क्वेश्चन मार्क हो सकते हैं। और आपने गोल्ड ले लिया, उसको कन्वर्ट तो कराओगे गोल्ड ज्वेलरी में ही, तो उसमें मेकिंग चार्जेस चले गए, क्वालिटी का इशू हो सकता है। बिल्कुल, तो और घर में भी रखोगे तो उसके लिए लॉकर खोलोगे तो उसका रख रखाव सिक्योरिटी बढ़ जाती है। बिल्कुल, तो बेस्ट है आप गोल्ड ETF में डालिए, गोल्ड फंड में डालिए। अगर आप मार्केट में रिस्क भी ले सकते हैं तो बेस्ट होगा कि मल्टी एसेट फंड्स आते हैं जो कि इक्विटी, डेट और गोल्ड एंड सिल्वर वगैरह में भी इन्वेस्ट करते हैं, उनमें डालिए, ग्रोथ भी मिलेगा और गोल्ड का आपको फीचर भी मिलेगा। बिल्कुल। सो दोस आर बेटर ऑप्शंस। ये ज्वेलर्स ट्रैप जो बोलते हैं उससे आप बचे रहें। सर, पैसा तो जोड़ लिया, पर बच्चे को फाइनेंशियल वैल्यू कैसे सिखाएं? कहीं ऐसा ना हो कि मेहनत का पैसा वो ऐसे ही उड़ा दे। अपने बच्चों को पैसा इकट्ठा करके उनको देने से अच्छा है कि उनको थोड़ी फाइनेंशियल राइट हैबिट सिखाएं, फाइनेंशियल प्रूडेंस सिखाएं। वो कैसे कर सकते हैं? 3-4 हैबिट्स हैं जो हमने प्रैक्टिकली यूज करी, बाकी सब भी कर सकते हैं। पहले तो है पिगी बैंक वाला कॉन्सेप्ट जो है, गुल्लक वाला, हाँ जी, कि अगर बच्चा कुछ भी मांग रहा है तो उसको बोलो भाई, तो ये टिप्स मिलते हैं, कोई रिश्तेदार आता है पैसे देता है, हम भी आपको पॉकेट मनी देते हैं, आधा पैसा खुद सेव करो, आधा पैसा हम दे देंगे। तो उसको धीरे धीरे सेविंग की आदत पड़ेगी। वो सेविंग अपना कुछ इकट्ठा करेगा, उसको एकदम नहीं दिलाना, मतलब किसी भी चीज में ऐसे नहीं है कि जिद बढ़ गई तो अभी दिलाना है, वो नहीं करना चाहिए। उसको सेविंग करा, आधा उसने सेव किया, आधा आपने कंट्रीब्यूट करके उसको दिलाओगे तो उसको पता लगेगा कि कैसे चीजें खरीदे जाती हैं। एक तो दूसरा है नीड वर्सेस वांट। बच्चे को बता दो कि भाई एक अच्छा टॉय, अच्छा कोई गेम का सब्सक्रिप्शन इज ए वांट, एक अच्छी किताब नीड में आती है, तो उसको पहले दो और बाद में उसका वांट भी जो है उसको डिजायर को फुलफिल कर दो। तीसरा है ATM में बच्चों को लगता है, और हमें भी जब शुरू में ATM आए थे लगता था कि ATM से तो कितने ही पैसे निकाल लो। तो ऐसा ना लगे बच्चे को कि भैया जब भी पापा से पैसे मांगते हैं तो ATM में जाते हैं, वहां फट से पैसे मिल जाते हैं। उसको बताना है कि भैया ATM में जो पैसे आते हैं वो कमाई के आते हैं, और आपके पापा, आपके पेरेंट्स जो है दिन रात काम कर रहे हैं, बॉर्डर पर लड़ाई लड़ रहे हैं, हाँ जी, और तब आपको पैसे आते हैं। तो इसमें हमें बचपन की जो हमें डायलॉग, फेमस डायलॉग है, वो याद आ गया कि जब भी पापा से या मदर से पैसे मांगते थे तो सीधा बोलती थी पैसे पेड़ पे थोड़ा ही ना उगते हैं, उसके लिए तो मेहनत करना पड़ता है। हाँ जी, तो वो ना तो वो पेड़ पे उगते हैं और ना वो ATM में पैदा होते हैं, मनी प्लांट में भी नहीं आते, मनी प्लांट में भी नहीं आते हैं। तो हाँ जी, उसके लिए मेहनत करना पड़ता है। तब आपकी मंथ की सैलरी आती है, सेविंग्स होती है, हाँ जी, उससे आप निकालते हैं। और चौथा है जो हमने प्रैक्टिकली यूज भी किया, जैसे ही हमारे बच्चे 10 साल के हुए तो हमने उनको कभी भी कैश नहीं दिया। एक उनके नाम से अकाउंट खुलवाया, अंडर गार्जियन वाला अकाउंट, और उनको ATM कार्ड दिया। उनको हम 1,000 रुपए देते थे हर महीने, और 1,000 महीने में उन्होंने अपने, अगर मूवी देखने जाते थे, जैसे हम मऊ में थे तो हब में मूवी देखने जाते थे, वहाँ टिकट खरीदते थे, वहाँ कुछ खाना होता था, तो उसी 1,000 रुपए में उनको काम चलाना होता था। अगर उनकी साइकिल खराब हो गई तो उसका रिपेयर भी उसी 1,000 में होता था। तो उसमें वो ATM के ऑपरेशन भी सीखे,
अपना पासवर्ड कैसे प्रोटेक्ट करना है वो भी सीखे, कैसे सिक्योरली पैसे की रखना है value भी। और कैसे उसका एक एक पैसे का अकाउंट रखना है वो उन्होंने सीख लिया था। तो ये कुछ 3-4 हैबिट्स हैं जो आप सिखा सकते हो। सर आपने जो भी इस वीडियो में पॉइंट्स बताए हैं तो मैं चाहूंगी कि आप मेरे व्यूवर्स को एक बार फिर चेकलिस्ट फॉर्म में बता दीजिए। यस, बिल्कुल, मैं आपको चेकलिस्ट देता हूँ। चेकलिस्ट का नंबर 1 पॉइंट है अवॉइड चाइल्ड प्लान्स। बच्चा पैदा होता है उसको इंश्योरेंस प्लान मत दीजिए क्योंकि उसके रिटर्न्स 4 से 5% ही हैं। बिल्कुल। उस अपना इंश्योरेंस लीजिए और बच्चे के लिए इन्वेस्ट करिए और एग्रेसिव एसेट्स लाइक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिए। दूसरा है हाइब्रिड स्ट्रेटेजी लगाएं जिसमें कि 50% पैसा और जहां तक आपका सब्सक्रिप्शन हो सकता है पीएफ और डीएसओपी में लगाएं और बाकी बचा हुआ पैसा 50% हो सकता है, ज्यादा हो सकता है आपके रिस्क एपेटाइट और टाइम होराइजन के हिसाब से, उसको आप एग्रेसिव एसेट्स लाइक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। बिल्कुल। तीसरा है ज्वेलर्स ट्रैप से बचे, गोल्ड स्कीम्स में ना लगा के सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स ऑब्लिक ईटीएफ्स ऑब्लिक गोल्ड फंड्स में इन्वेस्ट करें, मल्टी एसेट फंड में भी लगा सकते। बिल्कुल। तीसरा है। चौथा है बेटी है तो सुकन्या समृद्धि स्कीम जो है उसमें फुली सब्सक्राइब करना है, 1.5 लाख रुपए तक आप कर सकते हैं, 8.2% रिटर्न्स मिलेंगे, वो बेस्ट है। बिल्कुल। पांचवा है अपने बच्चों को फाइनेंशियल डिसीजन में इन्वॉल्व करें, उनको जानकारी दें, उनको फाइनेंशियल प्रूडेंस सिखाएं, उनको ये सिखाएं कि पैसे ऐसे ही नहीं बनते, उसके लिए मेहनत करना पड़ता है, उसको खर्च करने के लिए अपने हिसाब से खर्च करना होता है। उनके नीड्स और डिजायर्स दोनों को उनको पहचानने की उसमें क्षमता बढ़ाएं, उनको एजुकेशन दें। 4-5 पॉइंट्स हैं जिसकी चेकलिस्ट आप बना के इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और अपने बच्चों की एजुकेशन को एंश्योर कर सकते हैं। और आपके लिए सबसे जरूरी है जल्दी प्लान करें और जल्दी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें। वक्त बहुत तेजी से निकल जाता है, आज बच्चा गोद में है, कल स्कूल जाएगा और परसों कॉलेज भी स्टार्ट हो जाएगा। तो जितना जल्दी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे उतना कंपाउंडिंग का बेनिफिट उठा के उसकी एजुकेशन को आप एंश्योर कर सकते हैं। ठीक है, आपको कोई अलाउंसेस मिलते हैं, फील्ड अलाउंस हुआ या कुछ बोनसेस मिलते हैं, उसको लाइफस्टाइल में ही ना उड़ाएं, अपने बच्चों की एजुकेशन अपने लाइफ गोल्स के लिए भी समझदारी से इन्वेस्ट करें। बिल्कुल। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा जो सर ने फाइनल चेकलिस्ट दी है बच्चों की एजुकेशन के बारे में लेकर, तो वो आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपके कोई भी डाउट है इसके रिगार्डिंग तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं और उसका आंसर हम जरूर करेंगे। टिल देन टेक केयर, हैप्पी इन्वेस्टिंग।